Hello everyone, good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज है 14th ऑफ मई और 14th ऑफ मई के सभी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या आपको पता है हमारे देश की जो कोस्टल लाइन है, आप सभी लोग हमेशा से पढ़ते आए हुए हैं कि 9 स्टेट हैं जो कि कोस्टल बॉर्डर शेयर करते हैं, कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हमारे देश की जो कोस्टल बाउंड्री है उसे रिवाइज किया गया है, रीडिफाइन किया गया है। हम वो भी डिस्कस करेंगे कि हमारे देश में अभी वर्तमान में कितनी कोस्टल बॉर्डर है, उसकी लेंथ कितनी है, कितने किलोमीटर की है, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर भूटान के बारे में बात करेंगे कि भूटान ने क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस किया है अपने टूरिज्म में, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। और आज ना बहुत सारे एमसीक्यू हैं एंड क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ये जो सभी एग्जाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन सभी एग्जाम्स के लिए हमारे करंट अफेयर्स यूजफुल हैं। आप पढ़कर देख सकते हैं, एग्जाम पेपर लगाकर देख सकते हैं, आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे क्योंकि अभी तक आए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। नाउ बात कर लेते हैं अबाउट द पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करो, करेंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करेंगे पीआईबी का डेटा। देखो, जो पीआईबी का डेटा होता है ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में। आपके जो नबार्ड सेबी सिडबी के एग्जाम्स होते हैं, डायरेक्टली पीआईबी का डेटा उठाकर आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर इस डेटा में बताया गया है कि हमारे देश में जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, हमारे देश में वर्तमान में 12 मेजर पोर्ट्स हैं, इन्होंने 2024-25 में कितना कार्गो हैंडल किया है। तो 12 मेजर पोर्ट्स के द्वारा हमारे देश में 855 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया गया है 2024-25 में, जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 4.3% ज़्यादा है। मतलब 2023-24 में हमने 819 मिलियन टन कार्गो को हैंडल किया था, लेकिन 2024-25 में 855 मिलियन टन कार्गो को हैंडल हमने किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पारादीप पोर्ट है और दीनदयाल पोर्ट, इन्होंने 150 मिलियन टन ऑफ कार्गो को हैंडल करने का काम किया है। यू कैन सी पारादीप पोर्ट अथॉरिटी एंड दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी सरपास द 150 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग मार्क। हमारे देश में जो ग्रोथ हुई है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट रजिस्टर की गई है कंटेनर सेगमेंट में, इट इज 10%। 13% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है जो फर्टिलाइजर हम कार्गो शिपमेंट करते हैं उसमें। 3% की ग्रोथ आपको पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट कार्गो में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा JNPA जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो है, इसने 7.3 मिलियन कार्गो को हैंडल जो TEO कार्गोज हैं उनको हैंडल किया है। 13.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। ठीक है, तो टोटल इनकम जो हमने अर्न की है अपने 12 मेजर पोर्ट से, वो कितनी है? 24,000 करोड़ रुपए की हमने अर्निंग की है अपने 12 मेजर पोर्ट से 2024-25 में। ठीक है, ये जो 12 हमारे मेजर पोर्ट है, इनको अलग अलग मेजर पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा मैनेज किया जाता है और ये वर्क करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। देखिएगा, कुछ स्टैटिक पॉइंट समझिएगा। हमारे देश में जो अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पोर्ट था, वो भी एक मेजर पोर्ट हुआ करता था। 2010 में इसको स्टेटस दिया गया था, लेकिन 2017 में स्टेटस वापस ले लिया गया। हमारे देश में जो 13th नंबर का मेजर पोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो है बधावन पोर्ट इन महाराष्ट्र। इसलिए जो डेटा है ये 12 मेजर पोर्ट्स का कवर किया गया है पीआईबी के द्वारा। अब यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आपको एसएससी भी पूछता है, रेलवे भी पूछता है। आप देखेंगे इस लिस्ट को, ये हमारे देश के 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले चेन्नई तमिलनाडु में ईस्टर्न कोस्ट, VO चिदम्बरम पोर्ट, कामराज पोर्ट एन्नोर पोर्ट के नाम से जाना जाता है, विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो कोचीन, न्यू मंगलोर पोर्ट, मरगांव पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इन गुजरात,
दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के बाद आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इन महाराष्ट्र और मुंबई पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये 12 मेजर पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे देश में। नेक्स्ट, ये कौन है? ये है आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है पवन कल्याण। क्या नाम है इनका? पवन कल्याण है और आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। क्या इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने? ऑफरिंग कंप्लीट प्रॉपर्टी टैक्स एग्जम्पशन फॉर रेसिडेंट ऑफ एक्टिव डिफेंस पर्सनल सिचुएटेड इन द विलेज एरिया ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश के विलेज एरिया में जो भी डिफेंस पर्सनल, चाहे वो आर्म फोर्सेस में काम करते हो या अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करते हैं, और उनके जो घर है, उनकी जो प्रॉपर्टी है विलेज एरिया में, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। टैक्स एग्जम्पशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। पहले ये केवल जो रिटायर्ड पर्सन या रिटायर्ड जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनके लिए पॉलिसी थी, लेकिन अब जो वर्किंग है, किसी भी एक्टिव ग्रुप में एक्टिव डिफेंस पर्सनल है, उन सभी लोगों की जो घर है उन पर टैक्स एग्जम्पशन यहाँ पे किया जाएगा। ये फैसला कब लिया गया? रिसेंटली। देखो, 23 साल के एक सोल्जर थे जिनका नाम था मुरली नायक, जो कि अग्निवीर थे श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट से। अभी रिसेंटली जो जम्मू एंड कश्मीर में फायर हुई उसके बाद उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनकी फैमिली पे कोई भी बर्डन ना आए, इसलिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कंप्लीटली प्रॉपर्टी टैक्स एग्जम्पशन का। कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा किसी भी एक्टिव पर्सनल को जो डिफेंस में काम कर रहे हैं और विलेज एरिया में उनका घर है। ठीक है। नेक्स्ट, India's coastal line length revised 11,098.81 किलोमीटर following updated metrology। रिसेंटली देखो, सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून में है। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून बेस्ड नेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और आपका सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रीब्यूशन से हमारे देश की जो कोस्टल बाउंड्री है, जो कोस्टल लेंथ है, उसे रिवाइज किया गया है। एक्चुअली कोस्टल जो लेंथ है उसकी जो मेजरिंग करना वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, और 1970 में लास्ट टाइम देखा गया था हमारी कोस्टल बाउंड्री कितनी है। लेकिन लगातार अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग कोस्टल लाइन डिफाइन की जाती है, इसलिए यहाँ पे वापस से हमारे देश की कोस्टल लाइन को रिवाइज किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडिया की कोस्टल लाइन लेंथ जो ऑफिशियली अपडेट की है वो 11,098.81 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी, जो कि 3,537 किलोमीटर इंक्रीज हुई है। अप्रोक्सीमेटली 50% इंक्रीमेंट यहाँ पर देखा गया है। 1970 का जो फिगर है, अभी तक जो हमारी कोस्टल लाइन डिफाइन थी वो 7,516 थी, 7,516 किलोमीटर थी। इसको रिवाइज करके 11,098 किलोमीटर किया गया है बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज बीन 7,561 किलोमीटर सिंस द 1970। लेकिन अलग अलग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे उनके द्वारा अलग अलग कोस्टल लाइन के फिगर को अपडेट किया गया, जिसके बाद 2019 में कोस्टल लाइन एंड डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी ने इस पूरे मामले को देखा और हमारी कोस्टल बाउंड्री को रिवाइज किया, अपडेट किया। इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? क्या कोस्टल लाइन में कोई इंक्रीमेंट हुआ? इसका मेन रीजन जो बताया जा रहा है वो अलग अलग स्केल इस्तेमाल करने के कारण है। अभी हम जो अपनी कोस्टल लाइन को मेजर करने के लिए जो 1970 का स्केल है वो 1:4 करोड़ 50 लाख आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जो रीवेरीफाई किया है डेटा और इस पे जो हमने स्केल यूज किया है वो 1:2,50,000 आपको स्केल देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड मेजरमेंट गुजरात के पास लार्जेस्ट कोस्टल लाइन है, गोवा के पास शॉर्टेस्ट है स्टेट कैटेगरी में। अगर हम यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में बात करते हैं तो अंडमान निकोबार के पास सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है, वहीं पौंडीचेरी के पास शॉर्टेस्ट कोस्टल लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1766 में हुआ था, उत्तराखंड देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। हितेश कुमार मकवाना आपको सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। चलो अगली कहानी को समझते हैं। भूटान बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू इंटीग्रेट क्रिप्टो पेमेंट इन टूरिज्म। अब देखो, जो सभी लोग भूटान जाते हैं ट्रैवल करने के लिए,
वो होटल बुक करते हैं, फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, या फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी है, मॉन्यूमेंट एंट्री फ़ी है, लोकल शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप इन सभी चीज़ों में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। भूटान टूरिज्म ने इस नई पॉलिसी को इंटीग्रेट किया है। So Bhutan has unveiled crypto-based tourism payment system in collaboration with Winance Pay and DK Bank. विनेंस पे एंड डीके बैंक के द्वारा एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जा रही है और भूटान पहली कंट्री इन द वर्ल्ड देखने को मिल जाएगी जो नेशनल टूरिज्म सर्विस में क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस कर रही है, ट्रेवलर्स के एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। यहाँ पर अगर भूटान की करेंसी देखेंगे तो भूटानीज नेगल ट्रम चलता है। ये जो भूटानी नेगल ट्रम, जिसको शॉर्ट में बीटीएन कहा है, ये इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब जितने भी क्रिप्टो पेमेंट्स हैं उनको इजीली बीटीएन में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ऑलरेडी भूटान जो है एक लीडिंग क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री है। भूटान के पास 12,000 बीटीसी वर्थ अप्रोक्सीमेटली 1.17 बिलियन डॉलर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अप्रैल मंथ की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, 2 मैगजीन अवेलेबल है, तीसरी आपको कल या परसों तक मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें अप्रैल मंथ के 300 एमसीक्यू और पूरे अप्रैल मंथ के 1 लाइनर कवर किए गए हैं। पहली मैगजीन है जो कि पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी मैगजीन जो है वो अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जिसमें अप्रैल मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। तो ये दोनों प्रोडक्ट पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। चलो फर्दर डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक का अगर मामला समझ में आ रहा है, सारी कहानी समझ में आ रही है, करेंट अफेयर समझ में आ रहे हैं, हर एक चीज़ अगर आपके दिमाग तक पहुँच रही है, तो एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे और लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन आने वाला है जिसमें कंप्लीट अप्रैल मंथ के टॉप 200 एमसीक्यू, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपका कंप्लीट अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स रेडी हो जाए। नाउ बात करते हैं ऑपरेशन किलर के बारे में। ऑपरेशन किलर इन कश्मीर। देखिएगा, हमारे देश में इंडियन गवर्नमेंट का एक मकसद है। क्या मकसद है? हमारा कमिटमेंट है कि हमें न्यूट्रलाइज करना है टेररिस्ट थ्रेट को कश्मीर वैली में, और वहाँ के जो सिटीजन है उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अब ऐसी इंसाइट मिली थी, हमारी जो अलग अलग इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी उसमें बताया गया था कि कई सारे मिलिटेंट जो हैं वो हाइड हैं आपकी कश्मीर वैली में, साउथ कश्मीर में। इसलिए उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन किलर इन कश्मीर। तो इंडियन आर्मी लॉन्च हाई इंटेंसिटी काउंटर टेरर ऑपरेशन इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ द केलर इन सोफियान, साउथ कश्मीर। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन केलर रखा गया है, जो कि साउथ कश्मीर में हो रहा है। इसे कंडक्ट करने का काम इंडियन आर्मी के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। नाउ बात करते हैं अब बुद्ध के रिमेन्स के बारे में। आप सभी को पता है कि भारत में कई सारी जगहों पे, चाहे वो कपिल वस्तु, भारत के अलावा नेपाल में भी कपिल वस्तु है, सारनाथ है, लुम्बिनी है, अलग अलग एरियाज में बुद्ध के रिमेन्स आपको देखने को मिलते हैं। समय समय पे बुद्ध के रिमेन्स को शोकेस भी किया जाता है अलग अलग एरियाज में, लेकिन बुद्ध के जो रिमेन्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालकर रखे हैं। इनकी सेल, इनके एक्सपोर्ट, इनके ऑक्शन पे कंप्लीट प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। लेकिन अभी सामने कहानी सामने आती है कि हांगकांग का एक ऑक्शन हाउस है जो कि बुद्ध के रिमेन्स का ऑक्शन करने जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे स्टे लगाने की बात की है, इसे बैन करने की बात की है। इसलिए आपको पिपरवा रिलिक्स न्यूज में देखने को मिल रहे हैं। तो इंडिया is currently engaging in the diplomatic and legal efforts to halt the auction of ancient Buddhist relics that hold immense historical, religious and cultural significance। इसलिए आपको पिपरवाह जो रिलिक्स है, पिपरवाह जो अवशेष है, वो न्यूज में देख रहे हैं, जो लगभग 2500 साल पुराने आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनकी जो सेल की जा रही है, इनका जो ऑक्शन किया जा रहा है, वो सोथ बे जो कि एक हांगकांग का लीडिंग ऑक्शन हाउस है, वहां पर ये ऑक्शन किया जा रहा है जिसपे स्टे लगाया गया है। अगर हम इनके अवशेष के बारे में बात करें तो ये जो पिपरवाह रिलिक है, जो पिपरवाह अवशेष है, इनको 1898 में एक्सकेवेशन किया गया था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में।
और यहाँ पे बिलीफ है कि इनका रिलेशन कपिल वस्तु से है, जो कि बर्थ प्लेस है लॉर्ड बुद्धा का। यहाँ पे कुछ बॉन फ्रेगमेंट है, गोल्ड के ऑर्नामेंट है, क्रिस्टल आपकी कैसेट्स यहाँ पर अवेलेबल है, और कई सारे रिचुअल्स जो ऑफर किए गए वो यहाँ पर अवेलेबल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ब्राह्मी में स्क्रिप्ट में लिखा गया, जहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि बुद्ध के लॉर्ड बुद्धा के लिए है, और साक्य क्लेन ने इन्हें डोनेट करने का काम किया था। अब लीगल प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो इंडिया ने इन्हें क्लासिफाई किया है ए एंटिक कैटेगरी में, मतलब ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन में है अंडर द नेशनल लॉ। मतलब इनकी सेल, इनका एक्सपोर्ट, इनका ऑक्शन नहीं किया जा सकता, इसे इलीगल माना गया है। हालांकि बहुत सारे जो बुद्ध के रिमेन है ऑलरेडी कोलकाता में 1899 से रखे गए हैं। यहाँ पर जो लास्ट ब्रिटिश एरा में एक जनरल थे जिनका नाम है विलियम क्लेक्सटन, इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे रिमेन्स को कोलकाता के म्यूजियम में सबमिट कर दिया था, लेकिन कुछ रिमेन अभी भी बाहर घूम रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सऊदी अरेबिया और अमेरिका की अभी तक की सबसे बड़ी, इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील साइन हुई है 142 बिलियन डॉलर की। तो सऊदी अरेबिया और यूएसए हैव साइंड अ हिस्टोरिक 142 बिलियन डॉलर आर्म डील, द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री। रिसेंटली यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में ये डील साइन की गई है, और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खुशी जाहिर की है क्योंकि सऊदी अरेबिया ने 142 बिलियन डॉलर की डील साइन की, जिसके अंदर कई सारे डिफेंस डील आपको देखने को मिल जाएंगी, मिलिट्री सिस्टम, आर्म फोर्सेस सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। जो फर्स्ट वीक ऑफ मे है, इसमें यूएस गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि हम 3.3 बिलियन डॉलर की सेल कर रहे हैं एयर टू एयर मिसाइल फॉर सऊदी अरेबिया फाइटर जेट के लिए, और ये इसी डील का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, ये कौन है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने ई कल्याण पोर्टल की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा कि ई कल्याण पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। ई कल्याण पोर्टल काम करेगा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज एंड स्पेशली एबल्ड पर्सन के अंदर। बेसिकली गवर्नमेंट के जो अलग अलग स्कीम, अलग अलग पेंशन प्रोग्राम्स हैं, उनका बेनिफिट इन सभी सेक्शन को मिल सके। ऑब्जेक्टिव क्या है? इनेबल एलिजिबल एप्लीकेंट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर बेनिफिट्स अंडर द वेरियस पेंशन स्कीम। ठीक है, ये लिंक्ड है हिम भूमि, हिम परिवार, आधार, पीडीएस राशन कार्ड डेटाबेस के साथ। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है और धर्मशाला विंटर कैपिटल है। गवर्नर का नाम शिव प्रताप शुक्ला आपको देखने को मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कई सारे नेशनल पार्क जैसे कि पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खिरगिंगा नेशनल पार्क, ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। नाउ बात करेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में। दिल्ली पुलिस ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है नई दिशा। नई दिशा इनिशिएटिव के अंदर ऐसे सभी बच्चे जो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण या डोमेस्टिक किसी प्रॉब्लम के कारण जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, स्कूल ड्रॉप आउट है, एजुकेशन छोड़ दिया है, उन्हें वापस से एजुकेशन सिस्टम में शामिल करना। दिल्ली पुलिस रिसेंटली रोल आउट द नई दिशा इनिशिएटिव, marking a strategic intervention aimed at bringing school dropout, many of whom left due to the financial or the domestic challenges, एजुकेशन सिस्टम में उनको वापस लाना है। इसके अंदर डोर टू डोर प्रोग्राम रन करेगी दिल्ली पुलिस और आइडेंटिफाई करेगी एंड सपोर्ट करेगी अफेक्टेड पर्सन को। इसमें अलग अलग एनजीओ, अलग अलग स्कूल और सोशल वर्कर्स भी शामिल हैं। ठीक है, इसके अंदर काउंसलिंग भी की जाएगी बच्चों की जिन्होंने स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया और वापस से एजुकेशन सिस्टम में उन्हें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय फिलहाल में गवर्नर हैं हरियाणा राज्य के, और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की है। इनकी अपनी आत्मकथा जिसका नाम है जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने फाइनली अनवील की है जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, जो हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की ऑटोग्राफी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें बंडारू दत्तात्रेय का जो भी पॉलिटिकल सोशल जर्नी रही है, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो सारी बातें इस बुक में मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने रिसेंटली वाणी प्रकाशन के साथ रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन बुक को अनवील किया है, और इस बुक के ऑथर कौन है? अरुण सिंगल और देवेंद्र कुमार शर्मा आपको देखने को मिल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में इस बुक को अनवील करने का काम किया गया है। नेक्स्ट बुक आती है पीएमओ थ्रू द एजेस।
ठीक है। पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की क्या जर्नी रही है, इनका सिग्निफिकेंस मतलब पीएमओ का सिग्निफिकेंस हमारे डिसीजन मेकिंग में, कैबिनेट में किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारी इनसाइड स्टोरी बेसिकली इस बुक में मेंशन की गई है। बुक का नाम है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर, थ्रू द एजेस, और इस बुक के ऑथर आपको हिमांशु रॉय देखने को मिल जाएंगे। हिमांशु रॉय ने इसे पब्लिश किया है। चलिए फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, काफी सारे एमसीक्यू हैं, काफी सारी करंट अफेयर्स की न्यूज भी कवर की गई है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे 13 मई को हमने जो करंट अफेयर्स पढ़े थे उनको वन लाइनर में हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, जिससे आपको प्रीवियस डे में हमने जो सीखा था वो भी आपको याद रहे। हमने बात की थी कि जस्टिस सूर्यकांत इन्हें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है नालसा का। हमने बात की थी दिल्ली असेंबली भारत की पहली असेंबली है जो फुली पावर्ड है सोलर एनर्जी से। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 12 नए प्रोडक्ट एड ऑन किए हैं अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और टोटल 74 प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली कई सारे की एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस को बैन किया है एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में। आरबीआई ने एसबीआई और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे पेनाल्टी इंपोज की है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन यूनिट तैयार की है, कहां पे, लखनऊ में। इंडिया ने इजराइल का हैरोप ड्रोन इस्तेमाल किया था ऑपरेशन सिंधु में। ऑपरेशन सिंधु के बारे में हम जान चुके हैं आखिरकार ये ऑपरेशन क्या है। पाकिस्तान ने 300 प्लस सोंगर ड्रोन को डिप्लॉय किया था हमारे पीओके रीजन में, जो कि टर्की के इंडिजीनियस ड्रोन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर पीएमएफएमई स्कीम में बिहार राज्य ने टॉप किया है। यूपी ने यूपी एग्री और एआई प्रज्ञा स्कीम की शुरुआत की है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। इंडिया की वीमेंस टीम ने ओडीआई ट्राई सर्विस को जीत लिया है, जो कि श्रीलंका ने होस्ट किया था और श्रीलंका को डिफीट भी किया है। मनोहर लाल जी ने भारत बोध केंद्र की शुरुआत की है इंडियन हेरिटेज सेंटर में। संजय सेठ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे 80th विक्ट्री डे मॉस्को में। फिर तालिबान ने चेस को अफगानिस्तान में सस्पेंड कर दिया है अंडर द सरिया लॉ। आयुष मिनिस्ट्री ने वीकली योगा पॉडकास्ट की शुरुआत की है मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट से, जिसकी थीम अभी जो हमारा 10th हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे, उसकी थीम क्या है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। एंड फीफा ने वीमेन वर्ल्ड कप में एक्सपांड की है नंबर ऑफ टीम्स, 32 की जगह अब 48 टीम्स आपको देखने को मिल जाएंगी 2031 के फीफा वर्ल्ड कप से। व्हाट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ न्यू ब्रह्मोस मिसाइल फैसिलिटी इन लखनऊ, तो यहाँ पे 80 से लेकर 100 मिसाइल एनुअली तैयार की जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द हेरोप ड्रोन, ये जो है वो इसका एंडोरेंस अप टू 9 आवर्स का है, इसकी रेंज 200 किलोमीटर की है, और इसे मिशन के बीच में मतलब मिड ईयर अबॉर्ट नहीं किया जा सकता। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, पहले और दूसरे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। who was recently terminated from the post of CMD of Solar Energy Corporation of India। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी थे जिनका नाम है रामेश्वर प्रसाद गुप्ता या आरपी गुप्ता। इनका टेन्योर जून मंथ में एंड होने वाला था, लेकिन उसके पहले ही कैबिनेट ने इन्हें टर्मिनेट कर दिया है। टर्मिनेट करने का कोई रीजन नहीं बताया। इन्हें 2023 में एसीसीआई का चेयरमैन बनाया गया था। विच कंट्री हैज रिसेंटली बैन चेस, तो चेस को किसने बैन किया है, आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान ने। विराट कोहली ने रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। पूछा जा रहा है इन्होंने अपनी लाइफ में कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं, आंसर हो जाएगा 123 टेस्ट मैचेस। रिसेंटली वो सभी प्लेयर जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, जैसे कि रोहित शर्मा क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर है, इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। वी सुमित रेड्डी बैडमिंटन से हैं और शरद कमल टेबल टेनिस से हैं, इन्होंने भी रिटायरमेंट लिया है। तो ये सभी प्लेयर एक बार आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपी एग्री, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम की शुरुआत वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंट से की है। यूपी एग्री का मतलब है उत्तर प्रदेश एक्सेलरेटेड ग्रोथ थ्रू रेजिलिएंट इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी। What is the name of military operation launched by the Pakistan in the response to India's missile strike? हमने जो मिसाइल दागी है पाकिस्तान पे उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन की शुरुआत की है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बनियन मरसूस। मरसूस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर इनका टारगेट है कि 6 इंडियन मिलिट्री बेसिस को हम क्या करेंगे, स्ट्राइक करने का काम करेंगे। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अनाउंस प्रॉपर्टी टैक्स एग्जम्पशन फॉर हाउसेज ओन्ड बाय द डिफेंस पर्सनल, तो यहाँ पर यह अनाउंसमेंट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। PL15 जिसको हम थंडर बोल्ट 15 के नाम से भी जानते हैं,
एक लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसे किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो PL-15 जो मिसाइल है एयर टू एयर आपको मिसाइल देखने को मिल जाएगी। इसे चाइना ने तैयार किया है और रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान का ये जो युद्ध चल रहा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें पाकिस्तान ने थंडरबोल्ट 15 या फिर PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया है पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। ये अप्रैल मंथ की न्यूज़ है। अप्रैल मंथ में हम लोगों ने नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 पे बातें की थी। आप मुझे बताइए कौन सा राज्य टॉप पर है नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर करंट अफेयर से संबंधित कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।